हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट 35 सॉल्व करेंगे। टेस्ट 34। इसमें हम पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। ऑप्शंस हैं, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, और अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। और लास्ट है, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। ठीक है, तो इसमें कौन सा क्वेश्चन, कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही, यहाँ पे कहा गया है कि संविधान सभा के बारे में गलत होगा। कौन सा स्टेटमेंट? ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें कहा गया है कि इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। संविधान सभा में जो निर्वाचन होगा वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। देखिए, संविधान सभा के जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो प्रांतीय विधानसभाओं के, प्रांत में जो विधानसभाएं हैं उनके सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था। ठीक है, कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था, ना कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष विधि द्वारा। सार्वभौम सब लोग इसमें जो है शामिल नहीं थे। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि के आधार पर ये नहीं हुआ था। तो इसलिए क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। बाकी यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट हैं वो सारे सही हैं कि इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद ली, जिसमें प्रारूप समिति बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, और अल्पसंख्यक समुदाय, ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों, इन सबको पर्याप्त प्रतिनिधित्व भी दिया गया संविधान सभा के चुनाव में। और इसकी जो चुनाव प्रक्रिया थी संविधान सभा में, चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। ठीक है, कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता वाला जो यहाँ पे बात कही गई है, इसका जो है मतलब इनका जो मतदान था वो किया गया था, लेकिन यहाँ पे सीमित कहा गया ना कि क्योंकि यहाँ पे मताधिकार का जो मत का देने का जो अधिकार था वो सबको प्राप्त नहीं था, इस वजह से ये सीमित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। ऑप्शंस हैं, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, और संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। और लास्ट है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि कौन सा सही है, यानी नीचे दिए गए कूट में से हमें बताना है कौन सा सही है, उसके आधार पर कि 1, 2 और 3 तीनों, मतलब कि 1, 2 और 3 सही हैं, या 1, 3 और 4 सही हैं, 2, 3 और 4 सही हैं, या सभी चारों ही सही हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1, 2 और 3। इसमें चौथा वाला जो है ये गलत क्यों है? क्योंकि इसमें देखिए कहा गया है राज्य के मुखिया, यानी मुखिया कौन होता है? राज्य, यहाँ राज्य जो है स्टेट की बात नहीं हो रही है, पूरे राष्ट्र की बात हो रही है, पूरे भारत की बात हो रही है। तो पूरा भारत है, पूरा राज्य है, उसकी जो मुखिया होते हैं यानी राष्ट्रपति, उसको लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं? नहीं, इसको अप्रत्यक्ष रूप से, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और निर्वाचन, राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो उसमें जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो संसद या विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, उन्हीं के ही माध्यम से इनका अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का, या यूं कहें राज्य के, पूरे भारत के मुखिया का। ठीक है, बाकी तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। जो यहाँ पे पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव की बात कही गई है, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण है उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, और संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है, तृतीय गोल में सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या कौन से सही है, मतलब दोनों सही हैं या दोनों में से कोई एक सही है? तो देखिए, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, या ना तो 1 और ना ही 2 सही है। तो क्वेश्चन 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं।
देखिए इसमें क्या है कि जो नवंबर दिसंबर में 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो था वो अंतिम गोलमेज सम्मेलन था। तो इस गोलमेज सम्मेलन में जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने भी भाग लिया था इसमें। ठीक है, इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश भारत के जो सूबे हैं, जो जो है छोटे छोटे सूबों में बटा हुआ था पूरा भारत, ब्रिटिश वाला एरिया। ठीक है, और भारतीय रियासतें जो थी उनके एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। तो दोनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, क्योंकि तृतीय गोलमेज सम्मेलन में ही 1935 का जो अधिनियम था, सरकार भारत सरकार अधिनियम, इसे पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या मौलाना आजाद ने, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्वेश्चन 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मौलाना आजाद ने। संविधान सभा में जब वयस्क मताधिकार विषय पर बहस हो रही थी तो उस दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे उन्होंने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी। किंतु जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था, कि उन्होंने वयस्क मताधिकार को अपनाने का समर्थन किया था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ये कहा कि 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात जो वकालत की थी वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, द्विसदनीय विधायिका है, या न्यायिक पुनर्वलोकन की प्रणाली है। तो क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से जिस बात में भिन्न है वो है न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली। इसमें होता क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य यह है कि न्यायालय की उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानून या कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए जो आदेश हैं या प्रशासन द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनकी जांच करती है। कौन? न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू जो होती है वो प्रणाली। ठीक, लेकिन तो यही एक जो मेथड है जिसके बेस पे भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है। बाकी जो भी यहाँ पे बात कही गई कि वास्तविक और नाममात्र जो नॉमिनल और जो एग्जीक्यूटिव नाममात्र जो कार्यपालिका है, ठीक है, उसकी यहाँ पे जो बात कही जाएगी वो भी दोनों की मिलती है। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली भी दोनों की सेम है। द्विसदनीय विधायिका भारतीय संसदीय प्रणाली में भी है, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में भारतीय संविधान के मत दिए गए हैं और सूची 2 में जिस देश ने से अपनाया गया है वो दिए गए हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान के मत देखिए यहाँ पे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मूल अधिकार, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। ठीक है, तो और यहाँ पे सूचियाँ देखिए, जिस देश से लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 3512। एक बार मैच करके देख लेते हैं। देखिए, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो लिए गए हैं आयरलैंड से। ठीक है, मूल अधिकार जो लिए गए हैं वो लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ राज्य संबंधों की जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कनाडा से लिए गए। तो क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 3512। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 39A सामान्य न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, और अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर है
ऑप्शन डी अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। यही यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि देखिए जो जब कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो पृथक्करण है वो अनुच्छेद 48 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 50 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, लेकिन जो अनुच्छेद 48 है वो कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित, इसमें मेनली पर्यावरण की सुरक्षा और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा की बात कही जाती है। बाकी यहाँ पे जो स्टेटमेंट है कि अनुच्छेद 39A में सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात है, ये भी सही है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। ठीक है, तो जो सही सम्मिलित नहीं है वो है अनुच्छेद 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए अपना सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया गया है विधानता नए राज्य को शामिल करना, प्रशासनिक अधिकरण, गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। सूची 2 में अनुच्छेद दिए गए हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है। अनुच्छेद 323A, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 111 और अनुच्छेद 22। कोड की सहायता से हमें इसका आंसर देना है। तो देखिए क्वेश्चन 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2143। आइए मैच करके देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो विधानता नए राज्य को शामिल करने की बात कही गई है वो कही गई है अनुच्छेद 2 में। ठीक है, फिर है और मतलब 2 सही है इसका आंसर। फिर है प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण की जो बात कही गई है वो अनुच्छेद 323A में कही गई है, तो ऑप्शन ए इसका जो फर्स्ट है वो सही है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, इसकी बात जो है अनुच्छेद 22 में कही गई है। और लास्ट में है राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का जो अधिकार है, ये बात जो है वो अनुच्छेद 111 में कही गई। तो करेक्ट आंसर जो हमारा है क्वेश्चन 8 का वो है ऑप्शन बी 2143। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। तो देखिए 4 यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहले में है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, या फिर संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके हमें सही उत्तर चुनना है। तो देखिए पहले में है 1 2 3, सेकेंड में है 2 3 4, फिर 1 2 4, फिर लास्ट में है 1 2 3 4। इसमें कौन सा सही होगा। तो क्वेश्चन 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1 2 4। तो 1 2 4 वाले यानी कि पहला स्टेटमेंट जिसमें कहा गया है संघ, क्योंकि क्या कहा गया है भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची के जो है जो उसमें टॉपिक कहे गए हैं। ठीक है, तृतीय अनुसूची में किसकी बात करती है, शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है ये पूरी। अब इसमें जो शपथें ली जाती हैं और उसकी जो गोपनीयता की जो शपथ ली जाती है, पद की गोपनीयता की, तो उसकी बात की गई है। तो इसमें कौन कौन सी शपथ जो है इसके अंतर्गत आती है। तो इसमें कई सारे जो है टॉपिक्स है, कुल अगर देखा जाए तो तृतीय अनुसूची के अंतर्गत 8 प्रारूप दिए गए हैं। ठीक है, 8 प्रारूप में जो यहाँ पे जो कहा गया है कि जो तीसरे वाले को छोड़ दिया गया ना, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, तो ये जो बात कही गई है भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ का प्रतिज्ञान या का जो प्रारूप है वो संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया, ना कि तृतीय अनुसूची में। ये वाला जो प्रारूप है ये अनुच्छेद 60 में दिया गया है। ठीक है, तृतीय अनुसूची में नहीं दिया गया, अनुच्छेद 60 में दिया गया है। तो इस वजह से यही वाला हमारा जो है वो यहाँ पे मतलब इससे संबंधित नहीं है। बाकी जितने भी यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं कि संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, और लास्ट में संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये तीनों ही स्टेटमेंट पूरे 8 प्रारूप है ना, तो उन 8 में से ये 3 जो है वो तृतीय अनुसूची के हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची का है। ऑप्शन है पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो और टेलीविजन और विदेशी मामले। तो क्वेश्चन 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी आपराधिक मामले। आपराधिक मामले जो है ये संवर्ती सूची का विषय है। बाकी मतलब कि इन चारों में से आपराधिक मामले पहले देख लीजिए। आपराधिक कानूनी प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक, श्रम कल्याण,
ठीक है, विवाह एवं तलाक, श्रम कल्याण और बिजली, ये जो 5 विषय जो दिए गए हैं, ठीक है, मतलब इन सभी को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत ये जो 5 विषय है, आपराधिक कानून प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह तलाक और जो है श्रम कल्याण, बिजली, इन सब को राज्य सूची से समवर्ती सूची में मतलब समवर्ती सूची जो है उसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो आपराधिक मामले किस में आएंगे? समवर्ती सूची के अंतर्गत आएंगे, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।